हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 करा था वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं वर्णमाला से रिलेटेड। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम आपको पूरा हिंदी कवर कराने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो भी बिल्कुल फ्री और अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको लिख कर ले आ रहे हैं। और आपको यही चीज़ पढ़ना है जो हमने आपको बताया है, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अंकित सर, और ये क्वालिफाइड भी किया है यूपीपी। और अगर आप हिंदी की बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, तो आपका जो 37 प्रश्न आता है टोटल, इसमें से आप कहें तो मेरे 34 थे। ठीक है, अब ये तो कह नहीं सकते कि हमारे 37 में से 37 थे, पर हाँ 34 थे। लेकिन 1-2 नंबर और भी बढ़ सकते थे, जो हमने कुछ गलतियां की थी, इस वजह से कम हो गए थे। ठीक है, तो आप चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न बनते हैं हिंदी में भी, और जो चीज़ें हमने अपनाई थी अपने एग्ज़ाम में वो चीज़ें आपको भी बता रहे हैं। तो आपको याद रखना है क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो हर एक वीडियो आपको लाया जाएगा, चाहे आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो। इसमें हमने 1 बाय 1 पार्ट कराने का सोचा है, तो सारे पार्ट आपके कवर कराए जाएंगे। निश्चित ही आप जुड़े रहिएगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9179091675। ठीक है, तो ये हमारा खुद का नंबर है 9179091675। ठीक है, या आप अंकित एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अभी ये चैनल नया बनाया है टेलीग्राम का, तो ये भी आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये किसका, ये हमारा ही खुद का नंबर है। तो अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलना चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सर हिंदी PDF पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आप बोलेंगे उस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे आज इसमें पार्ट नंबर 2 वर्णमाला के बारे में। तो यहाँ पर उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर हम बात कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें 2 प्रकार से होता है। कुछ स्वर का वर्गीकरण हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे आगे इसमें उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आवृत्तमुखी। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट लग रहा है, वृत्तमुखी होता है वृत्ताकार या गोलाकार, लेकिन आवृत्तमुखी इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा कि बिना गोला के, यानी कि गोलाकार नहीं होना चाहिए। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। सीधा पढ़िएगा क्या लिखा है। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं, यही तो मेन चीज़ बोला गया है। अगर वृत्तमुखी होता तो गोलाकार होता, अवृत्तमुखी का मतलब है गोलाकार नहीं होगा, और उन्हें अवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुंह जो है गोलाकार नहीं होता है, ठीक है ना, होंठ जो है गोलाकार नहीं होता है, तो वो आवृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए आए। तो आप इतने याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में जो बनता है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो एग्जाम्पल से रिलेटेड बनता है। तो ज़्यादातर गौर ये आपके एग्जाम्पल आप करिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिएगा। मतलब हम सीधा साधा कह रहे हैं कि सीधा क्वेश्चन जो बनता है उदाहरण पर आधारित बनता है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वृत्तमुखी स्वर के बारे में। तो यहाँ लिखा है वृत्तमुखी का मतलब होता है गोलाकार। तो सीधा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं या वृत्तमुखी होते हैं, तो ये उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ओ और औ। ठीक है, अगर इनको उच्चारण करेंगे तो आपका जो होंठ है वो गोलाकार आकृति में आएगा। तो इस वजह से ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख कर समझाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर रिवीजन के लिए आए हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट होगा और कम से कम समय में कवर हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे की बात करेंगे। तो अगला हमारा है मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर, कि मुख आधा खुलता है, पूरा खुलता है, या मुख बंद होता है, कैसा। तो इस तरीके से आपको बताएं। तो ये जो है मुख खुलने या विवर के आधार पर ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। तो इन्हें भी देख लीजिएगा 1 बाय 1। बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है इसको। यहाँ पर देखेंगे लिखा है संवृत स्वर। संवृत क्या होता है, संवृत का मतलब होता है कि बंद होना। तो इसका मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है
उन्हें समृत स्वर कहा जाता है, ठीक है, या कहते हैं। तो समृत स्वर के अंदर क्या होगा कि इन सभी स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा तो यहाँ पर समृत स्वर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ट्रिक लेकर आए हैं उई, उई से मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा और छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा, ये आपकी ट्रिक रहेगी उई, उई, ठीक है, बंद हो गया। तो समृत स्वर के उदाहरण क्या क्या हो गए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब हम बात करेंगे अर्ध समृत की। अर्ध समृत, देखो समृत होता है बंद, तो अर्ध समृत का मतलब आधा बंद, तो यही चीज़ है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में समृत की स्थिति के विपरीत या समृत की स्थिति में थोड़ा सा मुख खुलता है, यानी कि समृत स्थिति में बंद हो रहा था लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें खुला होगा मुँह, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ध समृत कहेंगे, अर्ध समृत स्वर कहेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसकी ट्रिक रहेगी ओए, ओए जैसे ए और ओ, ठीक है, ये आपकी ट्रिक और ये उदाहरण हो जाएंगे ए और ओ, इनके सीधे उदाहरण पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए 2 प्रकार देख लिए हैं, चलिए आगे देखते हैं 2 प्रकार और। चलिए विव्रत, विव्रत का मतलब होता है खुलना, ठीक है, तो विव्रत का मतलब होता है खुलना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विव्रत स्वर कहा जाता है। तो इनका उच्चारण करने में मुख खुला रहता है, तो ये कौन सा उदाहरण है, इसका उदाहरण हो जाएगा छोटा आ वाला। और अर्ध विव्रत का मतलब, विव्रत का मतलब जैसे खुलना है, तो अर्ध विव्रत का मतलब आधा खुलना, तो इसका मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में थोड़ा सा कम मुख खुलता है, यानी कि आधा मुख खुलता है, तो उन्हें अर्ध विव्रत कहा जाता है या कहते हैं। तो अर्ध विव्रत स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे छोटा आ, यहाँ पर ए और ओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर छोटा आ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न री से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ऋषि वाला री से रिलेटेड, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि री वर्ण होता क्या है। इससे रिलेटेड 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आए तो बना सकते हैं। री जो होता है वो रा प्लस ई से मिलकर बना होता है, ये ऋषि वाला री, ठीक है। पहला तो पॉइंट यही याद रखिएगा कि किस किस से बनता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके बारे में, तो ये देखिएगा, जो री का जो मात्रा तक चिन्ह होता है, किसी भी अक्षर के जो नीचे की तरफ इस तरीके का चिन्ह होता है, ये होता है, ठीक है। जैसे कृपा में आपने ये नीचे देखा होगा, ठीक, प्रश्न में आपने ये देखा होगा, मृत में आपने ये देखा होगा नीचे की तरफ। तो इसमें क्या है, ये इनकी उदाहरण है। जैसे आपने एक पृथ्वी शब्द देखा होगा, पृथ्वी शब्द देखा है ना, तो पृथ्वी में प्रा जो नीचे लिखा होता है ना, पृथ्वी वाला प्रा, तो ये भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये वाला इस वाले ऋषि का होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए, और इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है, तो ये चीज़ याद रख लीजिए कि ये वाला जो ऋषि है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी शब्द होता है, जैसे हमने लिखा आशीर्वाद, या ऊपर जो रेप होता है, जैसे हमने एक शब्द लिया नर्मदा, क्या लिया, नर्मदा, जैसे हम लेते हैं नर्मदा, नर्मदा, ये वाला नर्मदा है, ये ऊपर वाला जो ऋषि है ये रेप लगा है, तो इसमें हम इस वाले रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये ऊपर वाला जो रा होता है वो यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन नीचे ये पृथ्वी वाला ये बोलता है, तो ये वाला हमारा ऋषि वाला रा लगता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, पूछे भी जाते हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ें। अगले प्रश्न पर हमारा बनता है पॉइंट कि री से रिलेटेड, यह वर्णमाला में छोटा बड़ा ऊ और ए के मध्य आता है। ये तो सभी जानते हैं, वर्णमाला अगर आपने देखी है, पढ़ी होगी, तो निश्चित ही आप इसको जान रहे होंगे। ये तो कोई भी कठिन सा वाक्य नहीं है, लाइन नहीं है, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम बड़ा ऊ के बाद आता है, यही सेम चीज़ है। अगर वर्णमाला है देखी है तो आप बता ही रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो वर्णमाला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वर्णमाला याद होना चाहिए, उसका क्रम याद होना चाहिए। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन किसके पहले आता है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि इस वाले री वर्ण का जो प्रयोग है वो हमेशा तत्सम में होता है। अधिकतर क्या है, तत्सम में ही प्रयोग होता है, याद रखेंगे। अब बात करेंगे हिंदी में, एक का के नीचे ये बिंदी है, खा के नीचे बिंदी है, गा के नीचे ये बिंदी लगा है, जा के नीचे बिंदी और फा के नीचे बिंदी। इन्हें नुक्तायुक्त ध्वनियाँ बोलते हैं, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है, ठीक है। इन्हें याद रखना है, ठीक है। ये भी पूछी जाती है, ये अलग से हम आगत व्यंजन जब पढ़ेंगे वो उनको अलग से पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ याद रखिएगा, इतना चीज़ ये भी पूछी जाती है। चलिए यहाँ पर हम आईएमपी पॉइंट लिखे हैं, हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे आपने पूछा होगा अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो या और वाह अर्ध स्वर होता है,
कंठ स्वर कौन से होते हैं, तो ये कंठ में कौन कौन सा होता है, छोटा आ बड़ा आ होता है। तालुब स्वर कौन से होते हैं, छोटी बड़ी तालुब होते हैं, यहाँ तालब भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है, री होता है। अब इन्हें ये कैसे पता चलेगा कि उच्चारण में ये कौन कौन सा है, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है, कि कंठ में क्या स्पर्श करता है, तो तालब में क्या स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो हमारा ये मूर्धन्य स्वर री होता है। ओष्ठ स्वर की बात करेंगे, इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है। कंठ ओष्ठीय स्वर में बोलेंगे ओ और आओ, इस तरीके से आओ भी मिल सकता है, ठीक है। कंठ तालब स्वर की बात करें तो इसमें हमारा ए और आय होता है। प्राकृतिक स्वर की बात करेंगे तो छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या सीधा आप PDF हमसे मंगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। उदासीन स्वर की बात की जाए तो ये कौन सा है, आ है। अपभ्रंश में यहाँ पर लिखा है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो ये 8 स्वर मौजूद थे। अब इन स्वर की संख्या तो हमने देख ली है, अब ये देख लीजिए कौन कौन से स्वर होते हैं। छोटा आ छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ए आय, ना तो इसमें ऋषि होता है और ना ही ओ और आओ होता है, ठीक है। तो ये हमारे 8 स्वर होते हैं, ठीक है। और इसमें व्यंजन की बात की जाए तो अब बात कर रहे हैं, पूरा टॉपिक स्वर से रिलेटेड हमने समाप्त कर लिया है, अब आएंगे व्यंजन की ओर। तो व्यंजन की संख्या हमने बताया था आपको 33 मानी गई है, लेकिन अगर आप जोड़ेंगे कि 11 प्लस में 33 तो टोटल तो ये 44 ही हो रहे हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि 52 होते हैं और नया अभी अभी सब लोग 53 भी पढ़ रहे हैं, तो 52 शब्द का लेखा जोखा कैसे करेंगे। तो ये हमारा 11 तो हो गए हमारे स्वर, 33 हमारे व्यंजन हैं। तो इसमें फिर क्या होता है, कुछ व्यंजन और जोड़ते हैं, जैसे 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर, ठीक है ना, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं उच्छिप्त वाले, और 2 अयोगवाह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से वाले, ये वाले कितना, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन और 2 अयुग्वाह व्यंजन, तो 44 में टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल 52 बनता है। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद अगर ये क्लास हमारा लास्ट हो जाएगा तो फिर से आपको एक बार इसको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन, क्या बन सकता है, अब व्यंजन के बारे में बन रहा है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, बेस वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द लिख दिया है तो ये गलती से आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर गलती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या सही रहेगा, सबसे बेहतरीन कि यहाँ पे आपका वर्ण लिखा जाए तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना, वर्ण, ठीक है ना। यहाँ पर जो वर्ण है वो बेटर रहेगा आपका। चलिए, तो हमने बोला स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन को कई प्रकार से बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजन होते हैं या प्रत्यन की दृष्टि से जो व्यंजन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम कुछ व्यंजन अभी शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के बारे में होता क्या है ये, तो जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श या छूकर होता है वे सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगर हमसे बात की जाए इनकी संख्या जो पूछा जाए तो 25 होती है, तथा उच्चारण के आधार पर 27 इसमें व्यंजन होते हैं, जिसमें द्विगुण व्यंजन की भी ऐड हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना, द्विगुण व्यंजन भी ऐड हो जाते हैं। अब द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये डा के नीचे बिंदी वाला और ढा के नीचे बिंदी वाला, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको याद रख लेना, ठीक है ना। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन इसमें मूल स्पर्शी आपके 16 होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब बात करेंगे इन 25 व्यंजनों को आप कचटतब वर्ग में बांटते हैं। तो इन कचटतब वर्ग में कौन कौन से आता है, तो पहले आता है कंठ व्यंजन वाला, क वर्ग वाला। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग कंठ को स्पर्श करता है या हमारे कंठ को स्पर्श करता है उन्हें हम कंठ व्यंजन कहते हैं। तो ये चीज़ पता लगा लिया कि जिसमें जीभ का जो पिछला भाग है वो कंठ को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, का खा गा गा घा, मतलब का खा गा घा अंगा। तो इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जो हम आपको ट्रिक के तरीके से फॉर्मूला लिखवाएंगे एक, तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे सारे वर्ण। जैसे आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर छोटा आ भी होता है,
बड़ा आ भी होता है, हा भी होता है। तो ये चीज़ें अभी है ना, हम अभी नहीं लिखवा रहे हैं, ये चीज़ें हम डायरेक्ट आपको जब एक ट्रिक का फॉर्मूला बताएंगे तब उसमें आपको इकट्ठा लिखवा देंगे ताकि आप पूरा समझ लें। चलिए, हो गया ना। अब बात कर लेते हैं तालव्य व्यंजन या तालु व्यंजन या तालव्य व्यंजन। अब इनकी बात करेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ है, जीभ का मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है। आप देखिएगा कोई भी वर्ण बोलेंगे तो ये तालु को स्पर्श करेगा, जीभ का मध्य वाला बीच वाला भाग, तो उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहेंगे। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट और हैं, इनकी बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण पूछा जाए तो चा, छा, जा, झा, या, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आगे के हम अलग से करवाएंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो और ये क्या है, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका एमपी टेट के हाल ही में एग्ज़ाम जो हुआ था वर्ग 2 का, उसमें ये हिंदी में पूछा गया था प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं, ये एग्ज़ाम में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे मूर्धन्य व्यंजन के बारे में। अब मूर्धन्य व्यंजन होता क्या है? मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें ऐसे शब्द जिसमें हमारी जीभ जो है वो लौट जाती है, बिल्कुल लौट जाती है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो ये 5 वर्ण ऐसे हैं, इनके अलावा कुछ और भी होते हैं। तो फिलहाल हम इन्हें देख रहे हैं कि इन्हें भी मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, जो मुख से बोले जाते हैं या जीभ पूरा लौट जाती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन में बात करेंगे दंत से रिलेटेड। तो दंत से रिलेटेड क्या है? दंत व्यंजन में होता क्या है? दंत व्यंजन की बात करेंगे या दंती व्यंजन। इन वर्णों का या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों से जीभ का अगला भाग स्पर्श होता है, उसे दंती व्यंजन कहते हैं। अगर आप इनको बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना, अगर इनका उच्चारण करेंगे तो आपका जो जीभ का आगे वाला भाग है वो दांतों को स्पर्श कर रहा होगा, वो भी ऊपर वाले दांतों को। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, एग्जाम में याद रखना। ये पूछे जाते हैं कि दंत वर्ण कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओष्ठ वर्ण की बात करेंगे। तो ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण ओंठों से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है, जैसे पा, फा, बा, भा। तो आपने देखा होगा, अगर आप उच्चारण कर रहे होंगे तो इनमें आपके पूरे ओंठ का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। एक नोट आपको याद रखिएगा, जो आपने कचट तब वर्ग देखा होगा उसका प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है, 5वां जो अक्षर होता है, उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये जो 5 वर्ण हैं ये ना की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें कौन कौन आ सकता है? जैसे ना आएगा, अणा, अंगा आएगा, अणा आएगा, ना आएगा, मा आएगा। तो ये सारे के सारे जो 5 वर्ग के लास्ट अक्षर होते हैं ये नासिक व्यंजन कहला देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो अंग और आहा वाला है तो उनका भी इसमें यूज़ किया जाता है, वो हम सारा आगे पढ़ेंगे, जो आप ट्रिक के माध्यम से देख रहे होंगे। अब एक पॉइंट और यहाँ पर बचता है कि यहाँ पर माँ और ना अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अंग में अनुस्वार होता है, उसमें चंद्र बिंदु भी होता है, ठीक है। आहा में आपका विसर्ग होता है, वो विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखना है दो, कि एक माँ और एक ना अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहलाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा था ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा था ना कि अंतिम वर्ण जो होता है वो नासिक कहलाता है, तो इसे अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार भी कहते हैं। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा में लेकर चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पर्शी व्यंजन की, जो हमने पीछे पढ़े थे कि स्पर्शी व्यंजन टोटल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसमें क्या है, स्पर्शी व्यंजन तो वैसे 25 ही होते हैं, लेकिन इसमें स्पर्शी की बात की जाए तो मूल स्पर्शी इसमें 16 होते हैं, ठीक है। मूल स्पर्श इनमें 16 होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो ये कितना 25 ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर आप ऐसे समझें कि यहाँ पर ये जो है ना टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, लेकिन मूल स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। अब इन्हें 5 वर्ग में बांटा था जो हमने ऊपर, उन्हें देखेंगे कैसे देखेंगे, ऊपर ही पढ़ा था ना आपने। तो चलिए इन्हें देखते हैं कैसे देखेंगे। अगर हमसे पढ़ने के लिए बोला जाए तो इस वाली स्लाइड को कहेंगे, तो ये आपका स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्पर्शी जो व्यंजन है वो 25 हैं टोटल, लेकिन मूल स्पर्शी व्यंजन इसमें 16 हैं।
इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। अब इसमें पहला वर्ग है का वर्ग। इसके अंतर्गत की बात की जाए तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 होते हैं। चा वर्ग की बात की जाए तो इसमें चा, छा, जा, झा, अंगा होता है। टा वर्ग की बात की जाए तो ये टा, ठा, डा, ढा, अंगा, अणा होता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना होता है, ठीक है। और पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा, मा होता है। अब हमने ये चीज़ तो देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये पांचों वर्ग मिलकर 25 बनाते हैं तो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो इसमें अगर आपका ये चा वाला लाइन, यहाँ पर क्या करेंगे हम, थोड़ा कलर दूसरा लेते हैं। यहाँ चा वाला लाइन और ये अड़ा लास्ट वाला लाइन, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो 4 4 4 ये वाले जो व्यंजन होंगे वो मूल स्पर्शी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मूल स्पर्शी कौन कौन से हैं, तो जो कि हम आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो ये चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में बनता है ये प्रश्न। चलिए अब आगे बढ़ें अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, जो हमने ऊपर अभी तक पढ़ा उसे हम बिल्कुल एक सटीक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ सटीक वे में पढ़ेंगे कि उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इनमें जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। कौन कौन सा, अभी हमने बोला था कि पहला ये चा वाला लाइन और लास्ट माँ वाला लाइन पूरा हटा देंगे, तो ये 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16। तो ये जो व्यंजन है ये आपके मूल स्पर्शी हो जाएंगे। इसमें स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संघर्षी ऊ या ऊष्म व्यंजन की। तो यहाँ संघर्षी की बात की जाए तो संघर्षी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 होते हैं। तीनों सा आ जाएंगे और हा भी इसके साथ आ जाएगा। अब स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, 4 हैं, जो कि चा, छा, जा, झा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट में पूछा गया था, ठीक है, एमपी के सुपर टेट में। चलिए आगे बात करेंगे नासिक के व्यंजन के बारे में। तो ये पांचों वर्ग का लास्ट जो अक्षर होता है उन्हें नासिक कहा जाता है। जैसे अंगा हो गया, अन्या हो गया, अना हो गया, ना हो गया, मा हो गया, ठीक। अब पार्श्विक व्यंजन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो ये ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक। आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और हैं हमारे साथ। यहाँ लिखा है प्रकम्मी या प्रकम्पी या प्रकम्पित व्यंजन और लुंठित व्यंजन, ये रा होता है, ठीक है। प्रकम्पी या प्रकम्पित लुंठित व्यंजन कौन होता है, रा होता है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन सा होता है, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी होती है। संघर्षहीन कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये या और वा होते हैं, इन्हें ही हम अर्धस्वर कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी था। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिए दो, कि दंत मूल या वत्स व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो चिन्हावीक वर्ष हैं, अर्थात ऊपरी मसूड़े, जो कि ऊपरी मसूड़े हैं, उनको स्पर्श करते हैं और वर्ष के समीप पहुंचकर झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, तो ये वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। एक बार इनके उदाहरण ही याद रख लीजिए, और कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा, परिभाषा पूछी भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ना, सा, रा, ला, जा, अंगा और मतलब ढा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी। तो ये चीज़ें आपको ये क्या करना है, ये याद रख लेना है, इनके उदाहरण ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ परिभाषा में नहीं आती है। हाँ, तो ये लुंठित वाला हम क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं अभी, कि लुंठित व्यंजन क्या होता है, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उसे हम लुंठित बोलते हैं। इससे हम प्रकम्पित या प्रकम्पी व्यंजन भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, रा। तो इस तरीके से हमने इस वाले को हिंदी के पार्ट 2 को कवर किया हुआ है, ठीक है। आशा है आपको सभी को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप इस पीडीएफ का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जो रोज अपना है अंकित एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, या हमने जो शुरुआत में आपको नंबर बताया था आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए नंबर दोबारा लिख देते हैं कि 9179091675, ठीक है। ये खुद हमारा ही नंबर है, ये आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा खुद का अंकित सर का ये नंबर है, और आप इस पर कमेंट करके या आप ले सकते हैं अपना पीडीएफ, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आपको पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 कवर होता है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। आगे भी हम पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे ही पूरा यूट्यूब पर फ्री हिंदी पढ़ाने वाले हैं।
जो चीज़ हमने अपना पाया है एक्सपीरियंस के साथ वही चीज़ हम आपको देंगे। बिल्कुल आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर सही होगा और अच्छे से आप इसको कवर करने होंगे। ये हमारा वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो होता है जिसमें हम कम से कम पार्ट या कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकें। और आपको पता भी है 2-2 3-3 घंटे की जो क्लास होती है बच्चे वैसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा। तो 10-15-20 मिनट सभी के पास टाइम होता है और सभी लोग बच्चे देख सकते हैं इतना समय, तो ठीक है ना। तो अगर कुछ कमी लग रही है या कुछ ऐड करवाना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, वो चीज़ भी हम आपको ऐड करके वीडियो में या PDF में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।